हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आयोडीन। आयोडीन के बारे में हम जो है कि एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये आयोडीन की कितनी मात्रा प्रतिदिन के लिए आवश्यक है, आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, आयोडीन का अवशोषण कैसे होता है, आयोडीन इनका उत्सर्जन कैसे होता है, और जो है कि उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी हमने लिया है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पूरा डिटेल से आयोडीन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। आयोडीन एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो 100 से 150 मिलीग्राम जो है कि आवश्यकता होती है। 100 से 150 मिलीग्राम के बीच में आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, वह आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। यह पॉइंट जो है कि इम्पोर्टेंट है। आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है और वयस्कों में आयोडीन की कमी से गलगंड, घेघा या ग्वाइटर या मिक्सेडिमा रोग हो जाता है। आयोडीन ग्रंथि का वजन कितना होता है, तो आयोडीन जो ग्रंथि होती है वह गले में श्वास नली और जो है कि स्वरयंत्र के बीच में स्थित होती है। तो उसका जो थायराइड ग्रंथि का वजन है वह 25 ग्राम यानी 25 ग्राम थायराइड ग्रंथि का वजन होता है। अब हम जानेंगे, अगला हेडिंग है हमारा आयोडीन के कार्य। आयोडीन के कार्य, आयोडीन के क्या कार्य हैं, तो संक्षिप्त पॉइंट में हम जानेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है थायरोग्लोब्यूलिन एवं थायरॉक्सिन के निर्माण में यह सहायता करता है आयोडीन। दूसरा पॉइंट है आधारीय चयापचय दर नियंत्रित व नियमित करता है। आधारीय चयापचय दर को नियमित व नियंत्रित करता है। यदि आयोडीन की मात्रा कम है तो चयापचय दर कम हो जाती है, यानी कि भूख नहीं लगती है। यदि आयोडीन की अधिकता हो गई है तो जो है कि आयोडीन की अधिकता हो गई है तो वो चयापचय दर बढ़ जाती है, जिससे भूख अधिक लगती है और मोटापा होने का डर रहता है। तीसरा पॉइंट है धात्री माता के दुग्ध निर्माण में भी सहायता करता है यह। चौथा पॉइंट है मांसपेशियों के संकुचन को नियमित व नियंत्रित करता है। पांचवा पॉइंट है शिशु के मानसिक विकास में सहायता करता है। यदि आयोडीन की मात्रा कम, गर्भवती स्त्री आयोडीन की मात्रा कम ले रही है तो उसका जो बच्चा होगा वह मानसिक रूप से विकलांग होगा। छठवां पॉइंट है शरीर ताप नियंत्रण में शरीर के ताप को नियंत्रित भी करता है। 7 पॉइंट है कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को नियमित व क्रमिक बनाना इसका कार्य है। 9वां पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। 10वां पॉइंट है जानवरों की प्रजनन शक्ति को प्रजनन शक्ति को बनाए रखना। यदि जो है कि जानवरों में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो जो जानवरों की प्रजनन शक्ति जो है कि वह क्षीण हो जाती है। इस पॉइंट गलत हो गया है, जो है कि तो जो जानवर हैं अगर उनमें आयोडीन की मात्रा कम हो गई तो वो प्रजनन शक्ति ही उनकी ठीक ढंग से नहीं होगी, प्रभावित होगी, और जो वो जानवर जो बच्चा पैदा होगा जानवर का वह जो है कि वह किसी न किसी जो है कि रूप में विकलांग होगा। अगला पॉइंट है शारीरिक वृद्धि के विकास में भी सहायता करता है आयोडीन। यह रहे आयोडीन के कुछ कार्य। अब अगला पॉइंट हमारा है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। आयोडीन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रोग है घेघा या गलगंड, जिसे हम ग्वाइटर इंग्लिश में कहते हैं, और इसको घेघा, गलगंड या गिल्लट आदि नामों से जानते हैं।
यह रोग जो घेघा रोग है, यह रोग वयस्कों और गर्भवती स्त्रियों में अधिक होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की मांग बढ़ जाती है। इसलिए जो है कि यह गर्भवती स्त्रियों को अधिकतर यह रोग होता है। जब भोजन के दौरान आयोडीन की पूर्ति नहीं होती है तो थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावण करने हेतु, जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए उसको अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे कोशिकाएं जो है कि वहाँ लगातार विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होते होते वह एक गांठ का रूप धारण कर लेती हैं, और इसी गांठ को हम जो है कि घेघा रोग के नाम से जानते हैं। घेघा रोग का लक्षण है कि यह थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। जो थायराइड ग्रंथि गले में होती है उसका आकार बढ़ने लगता है, यानी जो है कि वो फूलने लगता है, जिससे श्वास नली पर दबने लगती है। जो ट्रैकिया हमारी है, श्वास नली है, वह दबने लगती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। बोलने में भी अधिक गंभीरता अगर हो जाएगा तो बोलने में भी कठिनाई होगी और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इसका उपचार यह है कि आयोडीन युक्त आहार के सेवन से यह रोग दूर हो सकता है, और इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं मार्केट में, और जो है कि इंजेक्शन भी कई लोग लगवाते हैं। तो जो है कि अगर यदि सामान्य स्थिति है या शुरुआती दौर है तो आयोडीन युक्त आहार के सेवन से यह रोग दूर हो जा सकता है। ये रहा पहला रोग। और दूसरा रोग है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है कि यह बच्चों में होता है। यह भी आयोडीन की कमी से ही होता है, लेकिन यह शिशुओं में होता है। जब गर्भावस्था के दौरान माता जो है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं करती है, माता जो है वह पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं कर पाती है, तो बच्चे में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। और क्रेटिनिज्म के लक्षण यह है, नीचे लक्षण दिया है पॉइंट वाइज करके। बच्चे की शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। बच्चा जो पेट में पल रहा है उसकी शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है, यानी कि वह जड़ मानवता का रूप ले लेता है। बच्चे की चयापचय दर अत्यंत कम हो जाती है, यानी कि जब बच्चा पैदा भी होगा तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसकी चयापचय दर कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है मांसपेशियाँ कमज़ोर व ढीली दुर्बल हो जाती हैं। त्वचा सूखी सूखी सी रहेगी, खुरदरी एवं मोटी हो जाती है। जीभ का आकार बढ़ जाता है, होंठ मोटे हो जाते हैं, जिसके कारण चेहरे का आकार अजीब सा दिखता है और चेहरे पर वह कांति यानी चमक नहीं होती है। बाल चमकहीन हो जाते हैं, रुच एवं कड़े हो जाते हैं, मुंह ठीक से बंद नहीं हो पाता है, आदि लक्षण क्रेटिनिज्म के आदि लक्षण हैं। तो अगला रोग है हमारा मिक्सिडिमा। तीसरा क्या है? मिक्सिडिमा। यह रोग वयस्कों में अधिकतर होता है। मिक्सिडिमा जो है यह रोग वयस्कों में अधिकतर होता है। इसके लक्षण जान लेंगे, पॉइंट वाइज करके हमने पूरा जो है कि नोट किया है। तो शरीर में सूजन आ जाती है, सूजन की स्थिति हो जाती है मिक्सिडिमा में, यह वयस्कों में अधिकतर होता है। और दूसरा पॉइंट है शीघ्र थकान महसूस होने लगती है, यानी कि जब शरीर में सूजन रहेगी तो व्यक्ति जो है कि अच्छे से चल फिर नहीं पाएगा, उसको थकान महसूस होगी। तीसरा पॉइंट है चेहरा उदास एवं भावहीन तथा आवाज़ भारी हो जाती है। इसमें आवाज़ जो है कि भारी हो जाती है, चेहरे पर उदासी रहती है, वह चमक नहीं होती है चेहरे पर। शरीर का तापमान कम व गर्मी में भी ठंडी का अनुभव होता है, यानी गर्मी में भी उसको ठंड महसूस होगा। अगला पॉइंट है मस्तिष्क के कार्यों में शिथिलता आ जाती है। मस्तिष्क के कार्यों में शिथिलता आ जाती है। जब व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके मस्तिष्क में शिथिलता आ जाएगी। अगला पॉइंट हमारा है शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर व दुर्बल हो जाती हैं, हृदय गति मंद हो जाती है, तो त्वचा जो है रूक्ष खुरदरी एवं कांतिहीन हो जाती है। त्वचा में जो है कि वह चमक नहीं रह जाती है मिक्सिडिमा रोग में। अब अगला पॉइंट हमारा है आयोडीन की अधिक स्राव के लक्षण, यानी जब आयोडीन जो है कि शरीर में अधिक हो जाता है, आयोडीन के स्राव नहीं, आयोडीन जब शरीर में अधिक हो जाएगा, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव
उससे जो है आयोडीन की जब शरीर में अधिकता हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण होंगे इसको देख लेते हैं। आयोडीन की अधिकता से थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक स्राव होने लगता है। थायरॉक्सिन के अत्यधिक स्रावण से एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर हो जाता है, जिसे ग्रेव्स का रोग भी कहते हैं। जिसे ग्रेव्स का भी रोग कहते हैं। ग्रेव्स रोग का लक्षण देख लेते हैं। तो पॉइंट वाइज है। उपापचय दर काफ़ी तीव्र हो जाती है इसमें, फलस्वरूप रोगी को अधिक भूख लगती है। अधिक भूख लगेगी तो अधिक वह भोजन करेगा, और अधिक भोजन करेगा तो उसका वजन बढ़ेगा। अगला पॉइंट है हृदय गति ही तेज हो जाती है। दूसरा पॉइंट है हृदय गति तेज हो जाती है। तीसरा पॉइंट है त्वचा लाल हो जाती है। चौथा पॉइंट है सर्दियों में शरीर से पसीना आने लगता है, यानी जब अधिकता होगी तो और सर्दियों में जो है कि शरीर से पसीना आने लगा, और जब कमी होगी तो गर्मी के मौसम में भी उसको ठंडक महसूस होगा। रोगी बेचैन, चिंतित तथा चिड़चिड़ा हो जाता है। नाड़ी गति काफ़ी तेज तथा रोगी हाँफने लगता है। स्त्रियों में रजोधर्म जो है कि अनियमित एवं पीड़ा के साथ होता है। स्त्रियों में भी ये जो है कि अनियमितता, रजोधर्म में अनियमितता हो जाती है और पीड़ा अधिक दर्द होता है। और अगला पॉइंट है आँखों की पुतलियों में वसा। आँखों की पुतलियों में वसा का जमा हो जाता है, जिससे आँख की पुतलियाँ बड़ी बड़ी होकर बाहर की ओर निकली दिखाई देती हैं। यानी कि किसी किसी व्यक्ति में जो है कि आँखें हमेशा लाल रहती हैं, वह यही कारण है कि आँखों में वसा का जमा हो जाता है, और जिससे आँखें की पुतलियाँ बड़ी बड़ी होकर बाहर की ओर निकली हुई दिखाई देती। और इसी स्थिति को हम एक्सोपैथेल्मस कहते हैं। एक्सोपैथेल्मस कहते हैं। तो ये रहा अधिकता के लक्षण। अब आयोडीन की दैनिक मात्रा कितनी है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयोडीन की दैनिक मांग जो है कि एक दिन में एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन 10 से 15 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है। एक प्रौढ़ व्यक्ति जो है उसे 10 से 15 माइक्रोग्राम आयोडीन की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। परंतु शिशु और बालक और किशोर एवं गर्भवती माँ को इसकी अपेक्षा जो है अधिक आवश्यकता होती है आयोडीन की, इस मात्रा की अपेक्षा। अब अगला पॉइंट है हमारा आयोडीन का अवशोषण। तो आयोडीन का अवशोषण कहाँ होता है? आयोडीन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। मुख्यतः जो है छोटी आंत में होता है, परंतु कुछ मात्रा में यह आमाशय में भी इसका अवशोषण हो जाता है, और जहाँ से आयोडीन जो है अवशोषित होकर सीधे रक्त में चला जाता है। कुल अवशोषित आयोडीन का 17 से 19% भाग जो होता है, जितना अवशोषित होता है आयोडीन इन शरीर में हमारे, उसका 70 से 19% भाग जो होता है वह थायराइड ग्रंथि में चला जाता है। और जो शेष बचता है वह रक्त एवं शरीर के अन्य तंतुओं में चला जाता है। तो यह रहा आयोडीन का अवशोषण। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन के जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन का जो है कि सांद्र रूप में संग्रहित होकर तथा कई यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन जो है सांद्र रूप में संग्रहित होकर कई यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और थायरोग्लोब्यूलिन में परिवर्तित हो जाता है। फिर थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। थायरोग्लोब्यूलिन में परिवर्तित होकर थायरॉक्सिन का निर्माण करता है और कई निम्न यौगिक जो है बनाता है, जिसका नीचे डिस्कस दिया गया है, निम्नलिखित है। मोनोआइडोटायरोसिन, डाईआइडोटायरोसिन, ट्राईआइडोटायरोसिन, थायरोग्लोब्यूलिन, थायरॉक्सिन, यह जो है कि इतने यौगिकों का निर्माण करता है आयोडीन थायराइड ग्रंथि में संग्रहित होकर के। इनमें से जो थायरॉक्सिन ही एक ऐसा यौगिक है जो थायराइड से निकलकर सीधे ही रक्त में प्रवेश कर जाता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वह सीधे ही ग्रंथि से निकल कर रक्त में प्रवेश कर जाता है। अगला पॉइंट हमारा है आयोडीन का विसर्जन। आयोडीन का विसर्जन मुख्यतः गुर्दे द्वारा होता है। विसर्जन जो है मुख्यतः गुर्दे द्वारा होता है। अल्प मात्रा में मल एवं मूत्र द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो है कि गुर्दे यानी किडनी के द्वारा जो है कि इसका विसर्जन होता है।
और जब माता जो है कि अपने शिशु को दूध पिलाती है तो दूध के उस स्तनपान के दौरान शिशुओं में भी आयोडीन की मात्रा जाती है। अब घेघा उत्पन्न करने वाले कारक, यानी घेघा, यहाँ घेघा रोग होना चाहिए, नहीं घेघा रोग यानी ग्वाइटर उत्पन्न करने वाले कारक के कुछ कारक हैं ऐसे। ये पीला चुकंदर, यानी पीला चुकंदर में जो है कि 2,5-विनाइल या 2-आइडोथायोऑक्सोलोडिन यह तत्व हो पाए जाते हैं। इसी कारण जो है पीला चुकंदर जो है घेघा रोग उत्पन्न करने के लिए आयोडीन के अवशोषण में बाधक होता है। फूल गोभी भी है। पत्ता गोभी में थायोसाइनेट होता है जो कि यह भी बाधक का कार्य करता है। मूंगफली का छिलका, मूली आदि जो है कि घेघा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है आयोडीन पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमने जो है कि एक एक करके आयोडीन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, आयोडीन से कौन कौन से रोग होते हैं और कि इसका उत्सर्जन कहाँ होता है, इसका विसर्जन कहाँ होता है, इसका अवशोषण कहाँ होता है, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अब इस पर हम जो है कि कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो यह आयोडीन की कमी से होता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नमक में आयोडीन की पुष्टिकरण के लिए क्या मिलाया गया है। नमक में जो आयोडीन की पुष्टिकरण के आयोडीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए नमक में क्या मिलाया जाता है, तो पोटेशियम आयोडीन में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एंडेमिक घेघा किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। एंडेमिक घेघा किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है एंडेमिक घेघा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि मीठा जल होता है और आयोडीन की कमी होती है, इसलिए एंडेमिक घेघा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जड़ मानवता का विकास होता है। जड़ मानवता यानी कि मानसिक विकास में कमी, यानी जड़ मानवता का नाम दिया गया है। तो यह किस का विकास होता है, तो आयोडीन की जब कमी हो जाएगी तो बच्चों में जड़ मानवता का विकास अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। अगर 1 ml इंजेक्शन हम जो है कि ये किसी को दे देते हैं, किसी व्यक्ति को, तो वह 1 वर्ष के लिए वह जो है कि उसका बचाव होगा। आयोडीन से संबंधित जो रोग होते हैं उससे वह बचाव कर सकता है 1 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है, यानी गले का फूलना। आयोडीन का जो साधारण रोग होता है उसे गले का फूलना, यानी आयोडीन की कमी होगी तो साधारण सा रोग है वह गले की जो थायराइड ग्रंथि है वह फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है। आईडीडी यानी शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, यानी आयोडीन की कमी की स्थिति का कारण है आयोडीन। जब आयोडीन की कमी होगी तो वही आईडीडी की स्थिति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म संबंधित है, यानी कौन सा ऐसा खनिज है जिसकी कमी से शिशु मृत्यु दर और क्रिटिनिज्म संबंधित है। तो आयोडीन की कमी से जो है कि शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये सभी रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण। आयोडीन की कमी से निम्न लक्षण हो जाते हैं, यानी निम्न रोग हो जाते हैं। क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, हाइपोथायराइडिज्म रोग हो जाता है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, त्वक हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है आदि, जो है कि ये आयोडीन की कमी के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयोडाइज्ड के 10 ग्राम से कितने माइक्रोग्राम आयोडीन मिलता है, यानी आयोडाइज्ड जो है उसके 10 ग्राम से ये कितने माइक्रोग्राम आयोडीन प्राप्त होता है, तो वह 120 माइक्रोग्राम आयोडीन प्राप्त होता है। तो यह हमारे क्वेश्चन रहे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है और